Hello everyone, welcome to the economics lecture series by Institute of General Studies. Please note that all the lectures are interrelated. Therefore, it is advisable to start from the beginning and watch the complete economic series for wholesome understanding of UPSC economics syllabus. So hello everyone, in this lecture we will study the concept of national income, gross domestic product, gross national product, etc. इसके बाद हम यह भी स्टडी करेंगे कि जो नेशनल इनकम है उसको कैसे मेज़र कर सकते हैं। 3 तरह के मेथड होते हैं, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड एंड प्रोडक्शन मेथड। साथ ही साथ हम यह भी स्टडी करेंगे कि व्हाट आर द प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस विच आर फेस्ड इन द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। इसके बाद हम स्टडी करेंगे कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशनल इनकम मेजरमेंट की जो मेथडोलॉजी है वो 2015 में चेंज की थी, तो उस चेंजेस से क्या असर पड़े, वेदर द चेंज इन मेथडोलॉजी इन 2015 लेड टू ओवर एस्टिमेशन ऑफ जीडीपी और नॉट। आगे शुरू करने से पहले हमें यह जानना ज़रूरी है कि वाई वी नीड टू मेजर द नेशनल इनकम। नेशनल इनकम या फिर जीडीपी कैलकुलेट करने से हमें 3 इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स के बारे में पता चलता है। वो 3 इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं, साइज़ ऑफ द इकॉनमी, इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ ए कंट्री एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल हु आर रिजाइडिंग इन दैट कंट्री। अगर मैं आपसे पूछूं कि इंडियन इकॉनमी का साइज़ क्या है, या फिर इंडियन इकॉनमी की लास्ट ईयर क्या ग्रोथ थी, या फिर इंडियंस का इन जनरल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है, तो हमें कोई ना कोई पैरामीटर चाहिए जिसके थ्रू हम ये 3 बातें बता सकें, और वो जो पैरामीटर है वो नेशनल इनकम या जीडीपी है। देयरफॉर द फर्स्ट रीज़न व्हाई वी शुड need to measure the national income is because we want to know about the size of the economy or economic growth of a nation or standard of living of people who are residing in that country. Now the second important reason why we need to measure the national income is that in order to design and develop programs, the government should know the size of the economy and similarly to assess the outcome of the development programs. इसका मतलब ये है गवर्नमेंट पॉलिसी मेकिंग के अंदर नेशनल इनकम या फिर जीडीपी का कंसेप्ट का यूज़ करती है। जब भी कोई डेवलपमेंट प्रोग्राम स्टार्ट किया जाता है तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या था और प्रोग्राम के 1 साल 2 साल बाद उस डेवलपमेंट प्रोग्राम का क्या आउटकम रहा और उससे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में क्या इम्प्रूवमेंट आई। फॉर एग्जांपल MG नरेगा एक डेवलपमेंट प्रोग्राम है। MG नरेगा स्टार्ट करने से पहले पर कैपिटा इनकम कितनी थी और MG नरेगा स्टार्ट करने के बाद इंडिया की पर कैपिटा इनकम कितनी हो गई। तो इस तरह से हम जो डेवलपमेंट प्रोग्राम्स का जो आउटकम है उसको भी असेस कर सकते हैं थ्रू द मेथड ऑफ नेशनल इनकम और जीडीपी। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, नेशनल इनकम और ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट रिफ्लेक्ट्स द साइज ऑफ द इकॉनमी। Secondly, an increase in national income or increase in GDP reflects the economic growth of a country. And the third important point is per capita income of a country reflects the standard of living of the citizens of that country. For example, in terms of purchasing power parity (PPP), we can say that India is the 3rd largest economy in the world. India is one of the fastest growing economy in the world and India has low per capita income. तो ये जो तीनों कंक्लूजन है कि इंडिया इज़ द 3rd लार्जेस्ट इकॉनमी, इंडिया इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी और इंडिया हैज़ लो पर कैपिटा इनकम, ये सब कंक्लूजन्स जीडीपी की कैलकुलेशन के ऊपर बेस्ड हैं। वर्ल्ड में जितनी भी कंट्रीज़ हैं उनकी जीडीपी कैलकुलेट की जाती है, उनकी जीडीपी का ग्रोथ रेट मेजर किया जाता है और इस तरह से हम इन ब्रॉडर कंक्लूजन्स पे अराइव करते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द रीजंस व्हाई वी नीड टू मेजर द नेशनल इनकम और व्हाई वी नीड टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम। नाउ द सेकंड क्वेश्चन विच अराइजेज इज़ व्हाट इज़ नेशनल इनकम। आम भाषा में, नॉर्मल लैंग्वेज में हम कह सकते हैं नेशनल इनकम मीन्स द इनकम ऑफ ऑल द नेशनल्स ऑफ ए कंट्री। ये एकदम नॉर्मल एक डेफिनेशन है। नेशनल इनकम के कंसेप्ट को आगे फर्दर स्टडी करने से पहले हमें ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी के बारे में
जानना पड़ेगा। नाउ व्हाट इज़ जीडीपी? जीडीपी इज़ द मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री इन ए फाइनेंशियल ईयर। तो इस डेफिनेशन में कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। फॉर एग्जांपल मनी वैल्यू, फाइनल goods and services, domestic territory, not a simple territory, it's a domestic territory of a country and in a financial year। चलिए इन सब वर्ड्स को केयरफुली अंडरस्टैंड करते हैं। जीडीपी इज़ द मनी वैल्यू, इट मीन्स वैल्यू विच इज़ एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, फॉर एग्जाम्पल रुपीज़ और डॉलर। नाउ द सेकेंड इम्पॉर्टेंट की वर्ड इज़ फाइनल, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। जो गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं वो बेसिकली दो तरीके के होते हैं, इंटरमीडिएट एंड फाइनल। और जो फाइनल गुड्स हैं वो दो तरीके के होते हैं, कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स। जो इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं दे आर यूज्ड टू प्रोड्यूस फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। फॉर एग्जांपल रॉ मटेरियल, फॉर एग्जांपल वुड का यूज़ करके हमने पेपर बनाया, तो देन वुड इज़ द रॉ मटेरियल एंड इट इज़ द इंटरमीडिएट गुड। एंड जो पेपर बना दैट इज़ द फाइनल गुड, फाइनल गुड और फिनिश्ड गुड और द सोल्ड आउट गुड्स जिसको मार्केट में बेचा गया। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल जो कंप्यूटर है या फिर लैपटॉप है दैट इज़ द फाइनल गुड्स, और जो प्लास्टिक का यूज़ किया गया है कंप्यूटर को बनाने के लिए दैट इज़ द इंटरमीडिएट गुड। The intermediate goods are not included in the calculation of gross domestic product or national income in order to avoid double counting। जो हमने अभी वुड का एग्जांपल लिया या फिर प्लास्टिक का एग्जांपल लिया, जो वुड या प्लास्टिक है वो अल्टीमेटली फाइनल गुड के अंदर इनकॉर्पोरेट हो रही है। रॉ मटेरियल की वैल्यू ऑलरेडी इनकॉर्पोरेट हो जाती है फाइनल गुड्स के अंदर, इसलिए हम जो इंटरमीडिएट गुड्स हैं उनकी वैल्यू को जीडीपी या फिर नेशनल इनकम की कैलकुलेशन में इंक्लूड नहीं करते, क्योंकि अगर हमने इनको इंक्लूड किया तो देन इट विल लीड टू डबल काउंटिंग। नाउ यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है कि जो एक गुड है इट कैन बी इंटरमीडिएट ऑल्सो एंड इट कैन बी फाइनल गुड ऑल्सो। फॉर एग्जाम्पल आपने जो आटा यूज़ किया, अगर घर में आपने उसे रोटी बनाने के लिए यूज़ किया देन दैट आटा, दैट फ्लोर इज़ फाइनल गुड। बट अगर उस आटे का यूज़ किसी फैक्ट्री में ब्रेड बनाने के लिए किया जाता है और देन फाइनली ब्रेड इज़ सोल्ड आउट इन द मार्केट, then that flour, that atta is considered as intermediate goods. Similarly, a tire could be an intermediate good as well as final good. It depends on the situation. अगर मेरे पास ऑलरेडी एक कार है, मैं मार्केट में जाता हूँ और एक टायर खरीद के अपनी गाड़ी में लगवाता हूँ, then that tire is the final good. बट अदरवाइज़ अगर मैं एक नई गाड़ी लेता हूँ जिसमें ऑलरेडी टायर फिटेड होके मुझे मिल रहे हैं, देन आई कैन से दैट कि उस कार को बनाने में टायर का यूज़ किया गया है, देन दैट टायर इज़ नाउ कंसिडर्ड एज एन इंटरमीडिएट गुड. Similarly, the services which are provided by a teacher in a school or a doctor in a hospital are intermediate services. The final services is received from school or hospital. For example, आप एम्स हॉस्पिटल के अंदर जाते हैं, अपना हेल्थ चेकअप कराते हैं, then doctor writes you a prescription. Now in this case, the doctor is under the payroll of AIIMS hospital. The doctor is an employee of AIIMS hospital. डॉक्टर जो है वो एम्स हॉस्पिटल को अपनी सेवाएं दे रहा है, एंड द फाइनल आउटपुट विच इज़ द प्रिस्क्रिप्शन इज़ बीइंग रिसीव्ड बाय द पेशेंट विच इज़ अ सर्विस प्रोवाइडेड बाय द हॉस्पिटल. Therefore, this is an example of services. Services can also be intermediate services or final services. It also depends on the situation. Now, when we discuss final goods, these are of two types: consumer goods and second, capital goods. By capital goods we mean the machineries which are used in the production process. और जो consumer goods होते हैं, these are the goods which are consumed by the customer. For example, TV, laptop, car, fridge, these all are consumer goods. Now let us again come back to the definition of GDP. GDP is the money value of final goods and services produced in the domestic territory of a country. Now the important word here is domestic territory.
नाउ व्हाट इज़ डोमेस्टिक टेरिटरी? जो डोमेस्टिक टेरिटरी है वो सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल बाउंड्री या फिर मैप ऑफ ए कंट्री तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं है. डोमेस्टिक टेरिटरी इज़ ब्रॉडर देन द पॉलिटिकल बाउंड्री. इसके अंदर दो फर्दर इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो ऐड हो जाती हैं. फॉर एग्जाम्पल, इट इंक्लूड्स टेरिटोरियल वाटर्स, एम्बेसीज, कंसुलेट्स, military establishment of the country which are located abroad, and it also includes income earned in international territory by ships, aircrafts, oil rigs etc. owned by the nationals of the country. देखिए, इंडिया के अंदर बहुत सारी डिफरेंट कंट्रीज़ की एम्बेसीज़ हैं, कंसुलेट्स हैं. जब हम जीडीपी की कैलकुलेशन करते हैं तो जो भी वैल्यू एडिशन इन एम्बेसीज या कंसुलेट्स जो कि इंडिया में लोकेटेड हैं इनके द्वारा किया जाता है तो हम उसको इंक्लूड नहीं करते. बट जो हमारी एम्बेसीज, कंसुलेट्स या फिर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट दूसरे नेशंस की कंट्री के अंदर लोकेटेड है, देयरफॉर जो भी हमारी एम्बेसीज, कंसुलेट्स या मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट दूसरे नेशंस में है, फॉर एग्जांपल इंडियन एम्बेसी इन यूएसए और इज़राइल, वो जो भी वैल्यू एडिशन करेंगी that will be counted in our GDP. Now there are certain international territory. For example, there is a ship which is moving from China to Japan, but the ship is owned by Indian. Similarly, if there is some oil rig located in international waters which is owned by Indian, now the output of these oil rigs or these ships or aircrafts will be included in the calculation of GDP of India. चलिए अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं रिगार्डिंग जीडीपी कैलकुलेशन, जिससे कि हमारे कंसेप्ट्स फर्दर सॉलिडिफाई हो जाए. द फर्स्ट क्वेश्चन इज, इफ एयर इंडिया फ्लाइट इज ऑपरेटिंग अ फ्लाइट बिटवीन दुबई टू सिंगापुर, नाउ विल इट बी काउंटेड इन द जीडीपी ऑफ इंडिया और नॉट? The answer is yes, because income earned in international territory by aircrafts owned by nationals of a country will be included in the GDP. Now Air India is owned by Indians, so its output will be included in the GDP calculation. The second question now is, suppose Steel Authority of India is having a steel plant in Bangladesh. Now will the steel output be considered in the GDP of India or Bangladesh? The answer here is it will be included in the GDP calculation of Bangladesh. The reason here is that GDP is a territorial concept. Whatever is produced in the territory of India will be counted in the GDP of India, and whatever is produced in the territory of Bangladesh will be counted in the GDP of Bangladesh. We will not see who has produced it. We will see where इट हैज़ बीन प्रोड्यूस्ड, वेदर इंडिया और बांग्लादेश. तो जब भी आपको जीडीपी के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आपको बस ये देखना है कि जीडीपी किस टेरिटरी में प्रोड्यूस हुआ है. जिस टेरिटरी में प्रोड्यूस हुआ है उसी टेरिटरी को हम उसकी जीडीपी में हम उसको इनकॉर्पोरेट करेंगे. थर्ड क्वेश्चन इज, इफ एयर इंडिया इज ऑपरेटिंग ए लोकल फ्लाइट विद इन कैनेडा, विल इट बी कंसिडर्ड इन द जीडीपी ऑफ इंडिया और नॉट? द आंसर इज नो. It will be a part of GDP of Canada because the flight is being operated in the Canadian territory, and GDP is a territorial concept. Whatever is produced in the Canadian territory will form part of the GDP of Canada only. The fourth question is, if an Indian person is working in the embassy of USA in India, will it be considered in the GDP of India? Here the answer is no, because the embassy of USA in India is not part of Indian territory. We will only incorporate or include the output of embassies of India located abroad, not the other way around. The final question is, will the goods produced by the foreign nationals in India be considered in the GDP of India? The answer is yes, because GDP again is a territorial concept. We will not see who has produced it, we will see where it has been produced. Now the foreign national is working in Indian territory, so it will form part of Indian gross domestic product
only. So this was about the concept of gross domestic product. In the next class we will study the concept of gross national product. Further, I have uploaded the notes on the blog of Institute of General Studies IAS. The link is there in the description of this video. तो आप हमारे वेबसाइट पर जाकर, ब्लॉग पर जाकर इन नोट्स को स्टडी कर सकते हैं. प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल. अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ. जो अच्छी चीज़ होती है वो हमें शेयर करनी चाहिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनका भी भला हो सके. दे ऑल्सो गेट बेनिफिट आउट ऑफ इट. अकेले सक्सेसफुल होने में कुछ नहीं रखा है. जैसे मैं अपनी नॉलेज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, आप वैसे ही उसी मोटिवेशन के साथ ये जो नॉलेज है ये दूसरों के साथ शेयर कीजिए. इससे आपको भी ब्लेसिंग्स मिलेंगी. थैंक यू सो मच.